आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से बहुत बहुत अभिवादन। जो भी विद्यार्थी एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में पीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए फिर से प्रस्तुत है एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के खंड ग के पाठ्यक्रम से सृजनात्मक लेखन एवं मौलिक लेखन की अभिव्यक्ति पर एक विषय परक प्रश्न। ये तीसरा पॉइंट इस खंड ग से शुरू हो गया है अब, और इसके पहले के 2 खंड पूरे कर चुकी हूँ मैं। जो लोग भी पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने विचार और अनुभव या प्रश्न जो भी आपके मन में हो, शंकाएं हो और कोई भी प्रश्न हो हिंदी साहित्य से संबंधित, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, वहाँ सभी वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहेगी और अतिरिक्त पाठ्य पठन सामग्रियाँ भी वहाँ पर मिलती रहती हैं। तो देखिए, खंड ग सृजनात्मक लेखन एवं मौलिक अभिव्यक्ति पर एक विषय परक प्रश्न। कविता, कहानी, लघु कथा, डायरी लेखन आदि के रूप में, ये हमारा अगला टॉपिक है। सृजनात्मक लेखन क्या होता है? तो आइए पहले समझते हैं सृजनात्मकता क्या होती है। सृजनात्मक लेखन अर्थात नूतन निर्माण की संकल्पना, नूतन निर्माण यानी कि नया निर्माण करने की संकल्पना, प्रतिभा एवं शक्ति से निर्मित जो लेख होता है उसे ही सृजनात्मक लेखन कहते हैं। सृजनात्मकता का अर्थ ही होता है कुछ नया चीज़ बनाना, कुछ इन्वेंट करना, कुछ नया प्रयोग करना, जिसके फलस्वरूप कुछ नई चीज़ का आविष्कार करना। सृजनात्मकता को एक कालरीज कल्पना कहता है। कालरीज क्या कहते हैं? सृजनात्मकता को कल्पना कहते हैं। अर्थात कल्पना अर्थात नव सृजन की वह जीवनी शक्ति जो कलाकारों, कवियों, वैज्ञानिकों और दार्शनिकों में होती है। सृजनात्मकता का तात्पर्य नई वस्तु या लेख की रचना करने से है। इसका अर्थ नए उपागम द्वारा समस्या को हल करने की योग्यता भी है। मौलिक अभिव्यक्ति, अब समझते हैं मौलिक अभिव्यक्ति क्या होती है। सृजनात्मकता के अंतर्गत ही मौलिक अभिव्यक्ति भी आएगी, क्योंकि जो आपकी मौलिकता होगी वही तो सृजनात्मकता होगी। तो देखिए, भाषा शिक्षण में मौलिक लेखन की उपयोगिता निर्विवाद है। छात्रों की कल्पना शक्ति के विकास एवं प्रभावशाली भाव प्रकाशन की क्षमता के विकास करने तथा उनके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने के लिए मौलिक लेखन का अद्वितीय महत्व है। तो मौलिक लेखन का महत्व क्यों है? क्योंकि मौलिक लेखन की उपयोगिता निर्विवाद है। छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास होता है इसके द्वारा, मौलिक अभिव्यक्ति द्वारा, और प्रभावशाली भाव प्रकाशन की क्षमता का विकास होता है और उनके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने के लिए मौलिक लेखन का अद्वितीय महत्व है। जब कोई व्यक्ति किसी विषय पर व्यक्तिगत रूप से चिंतन मनन करके अपनी एक सोच बनाता है तो उसे उस व्यक्ति का मौलिक विचार कहा जाता है। किसी भी विषय पर आप सोचते हैं और उसके फलस्वरूप जो आपके अपने व्यू निकल कर आते हैं वही आपके मौलिक विचार कहलाते हैं। परंतु जब वही व्यक्ति अपने विचारों को, मौलिक विचारों को अपने द्वारा विकसित शैली में और शुद्ध, सुनिश्चित एवं स्पष्ट शब्दावली में लिखित रूप में प्रकाशित करवाता है तो उसे मौलिक लेखन या रचना कहते हैं। तो ये हुआ मौलिक लेखन। मौलिक लेखन का उद्देश्य क्या है, आवश्यक क्यों है मौलिक लेखन? तो देखते हैं, ये पॉइंट बाय पॉइंट है। विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना कि वह अपने विचारों को स्पष्टता पूर्वक क्रमबद्ध रूप में तथा शुद्ध भाषा में लिख सकें। क्यों बनाना आवश्यक है? इस योग्य बनाना मौलिक अभिव्यक्ति द्वारा कि वह अपने विचारों को स्पष्टता पूर्वक, क्रमबद्ध रूप से तथा शुद्ध भाषा में लिख सके, यानी कि उनके सोचने विचारने की क्षमता का इससे विकास होगा। अध्यापक विद्यार्थियों को इस बात में सहायता करें कि वे धीरे धीरे अपने शब्द भंडार को बढ़ा सकें। जो वो मौलिक लेखन करेंगे तो ऑब्वियसली उनका जो है शब्द भंडार बढ़ता जाएगा और उनका सफलता से प्रयोग भी कर सकेंगे वे। जब उनका शब्द भंडार बढ़ेगा तो वो अपने मौलिक लेखन में उनका प्रयोग भी करेंगे। विद्यार्थियों को उन्हीं विषयों को लिखने के लिए कहा जाए जिनमें वो रुचि रखते हैं। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट उद्देश्य है, क्योंकि जब उनकी रुचि ही नहीं होगी किसी विषय में तो उस पर वो ज़्यादा सोच नहीं पाएंगे तो फिर लिख भी नहीं पाएंगे। इसलिए जिनमें उनकी रुचि हो उन्हीं विषयों पर लिखने के लिए दिया जाए। जैसे बालकों की ज़्यादातर रुचि क्रिकेट में होती है तो उन्हें क्रिकेट पे ही लिखने के लिए टॉपिक दिया जाए, या बालिकाओं की जिसमें रुचि हो उसमें उनको लिखने के लिए दिया जाए। बालक इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जिस विषय पर बालकों से कुछ लिखवाया जाए
वह ऐसा हो कि उनकी विचार शक्ति और निरीक्षण शक्ति का विकास हो सके। तो इस बात का अनुभव करना, इस बात की जांच परख करना, ये अध्यापक का कार्य है। अध्यापक वो बच्चों की छिपी प्रतिभा को ध्यान को पकड़ पाता है और समझ पाता है। तो ये अध्यापक पर इस विशेष का ध्यान रखना रखना आवश्यक है कि जो भी विषय बालकों को लिखवाया जाए, मतलब जो भी टॉपिक उनको दिया जाए, वो ऐसा हो कि उनकी विचार शक्ति और निरीक्षण शक्ति का विकास कर सकें। मौलिक रचना शिक्षण का एक उद्देश्य यह भी है कि बालक विभिन्न प्रकार की शैलियों से परिचय प्राप्त कर सकें और अपनी स्वतंत्र शैली का निर्माण कर सकें। मतलब उन्हें विभिन्न तरह के लेख पढ़ने के लिए देना चाहिए, ताकि वो विभिन्न तरह की शैलियों से, विभिन्न प्रकार के लेखों से परिचित हो सकें और अपनी स्वतंत्र शैली का निर्माण कर सकें। मौलिक रचना द्वारा बालक को इस योग्य बनाना कि उसमें स्थायी साहित्य सृजन की क्षमता उत्पन्न की जा सके। धीरे धीरे जब वो लिखने की योग्यता प्राप्त कर लेंगे तो उनमें स्थायी साहित्य सृजन की क्षमता का स्वतः ही विकास हो जाएगा। अब देखते हैं कविता। कविता क्या किसे कहते हैं? कविता को पद्य भी कहते हैं, अर्थात वो रचना जिसमें यति, गति, लय और ताल। यति का अर्थ होता है रुकना, गति का अर्थ होता है चलना, मतलब किस लय में आपको चलना है। लय होता है एक लय, मतलब जिस उसमें गाना गाना है आपको, जिस लय में गाना गाना है या जिस लय में काव्य पाठ करना है। और ताल, मतलब ताल जो भी वाद्य होता है उसे ताल कहते हैं। तो यति, गति, लय और ताल, अलंकार आदि का ध्यान रखकर जो रचना की जाती है वह कविता या पद्य कहलाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कविता किसे कहते हैं। यति, गति, लय, ताल और अलंकार आदि का ध्यान रखकर लिखित रचना को कविता या पद्य कहते हैं। वर्तमान में काव्य लेखन में उपर्युक्त विशेषताओं के बिना ही कविता लेखन किया जा रहा है। मतलब अब जो कविताएं रचना की जा रही हैं वर्तमान समय में, उनमें यति, गति, लय, ताल, अलंकार आदि का ध्यान, छंद अलंकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अर्थात वर्तमान कविताएं मुक्त छंद में व लय तथा ताल का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा। वर्तमान कविताओं में मुक्त छंद में रचनाएं की जा रही हैं, व लय तथा ताल का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। वर्तमान आधुनिक कविताओं को अकविता कहना ज़्यादा सटीक प्रतीत होता है। मतलब जो कविताएं लिखी जा रही हैं वो ऐसा लग रहा है कि कोई गद्य रचना आप पढ़ रहे हो, इसलिए इन्हें अकविता कहा जाना ज़्यादा सटीक लगता है। हिंदी साहित्य में कविताओं का विकास एक नज़र देख लेते हैं सरसरी रूप में कि कविताओं का विकास कैसे हुआ। आदिकाल, छंदबद्ध या पद्यबद्ध रचनाओं का श्री गणेश आदिकाल से ही हो गया था। आदिकालीन जितनी भी रचनाएं मिलती हैं सभी की सभी पद्यबद्ध रचनाएं हैं, जैसे पृथ्वीराज रासो या हमीर रासो आदि सभी पद्यबद्ध रचनाएं हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी कहा था कि विलक्षण बात है कि हमारे साहित्य का, हिंदी का विकास पद्य रचनाओं से और नाटकों से हुआ। तो मध्यकाल या भक्तिकाल या रीतिकाल कहते हैं, मध्यकाल को भक्तिकाल या रीतिकाल दोनों इसमें सम्मिलित हैं। मध्यकाल हो या भक्तिकाल हो या रीतिकाल तक भी आते आते सभी रचनाएं पद्य में ही प्राप्त होती हैं। मतलब रीतिकाल तक की भी जितनी भी रचनाएं की गई हैं लेखकों द्वारा, कवियों द्वारा, वो सब पद्य में ही प्राप्त होती हैं। गद्य बस नाम मात्र का मिलता है, वो भी गद्य कब मिलता है? रीतिकाल में आके थोड़ा सा मिलता है, शुरुआत होती है थोड़ी बहुत। भक्तिकाल व रीतिकाल में जितने भी प्रबंध व मुक्तक काव्य मिलते हैं सभी ब्रज भाषा या अवधि में हैं और पद्यबद्ध प्राप्त होते हैं। आधुनिक काल, आधुनिक काल अर्थात भारतेंदु युग से रचनाएं गद्य में भी मिलने लगती हैं, परंतु भारतेंदु युग में भी खड़ी बोली हिंदी में पद्य रचनाएं नहीं के बराबर हैं। भारतेंदु जी ने स्वयं फूलों का गुच्छा नाम से एक खड़ी बोली में लिखने का प्रयास किया था काव्य को, पर वो उसमें सफलता नहीं, उन्हें अच्छी तरह से नहीं मिल पाई। तो उन्होंने कहा भी था कि मुझे खड़ी बोली में मुझसे पद्य रचना होना मुश्किल है। आधुनिक कविता का विकास छायावाद अर्थात 1918 में ज़्यादा देखने को मिलता है। छायावाद से द्विवेदी युग बीच में आता है भारतेंदु युग के बाद, लेकिन द्विवेदी युग में काव्य को उतना महत्व नहीं मिला क्योंकि उस समय सुधार काल चल रहा था, जागरण सुधार काल चल रहा था और उसमें
गद्य रचनाओं में जो रचना त्रुटियाँ होती थी, बहुत त्रुटिपूर्ण लिखते थे, शुद्ध हिंदी नहीं लिखते थे, वो उस पे ज़्यादा आलोचनाएँ लिखी गईं। गद्य रचनाओं का ज़्यादा विकास हुआ द्विवेदी युग में। फिर आता है छायावाद। छायावाद में बहुत ज़्यादा विकास हुआ पद्य का, और छायावादी रचनाएँ बहुत मिलती हैं। हाँ, गद्य भी मिलता है मगर छायावादी काव्य ज़्यादा देखने को मिलता है द्विवेदी युग की अपेक्षा। और अब तक जो है खड़ी बोली का भी विकास हो चुका था, खड़ी बोली में ये रचनाएं प्राप्त होती हैं। और अब तक यानी 1918 तक मुक्त छंद में कविता रचना प्रारंभ हो चुकी थी। इसमें मुक्त छंद के प्रणेता निराला जी को माना जाता है तथा इनकी प्रथम मुक्त छंद की कविता है जूही की कली। छायावाद के बाद क्रमशः प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, नई कविता, आधुनिक कविता और अकविता के नाम से विभिन्न कालखंडों को बांटा गया है, और वर्तमान कविता का रूप हमारे समक्ष आता है। अब देखते हैं कहानी। कहानी कहने की परंपरा उतनी ही प्राचीन है जितना पुराना हमारा जीवन है। वर्तमान काल में कहानी वह केंद्र बिंदु है जो निरक्षर बच्चों के भाव प्रकाशन से लेकर गद्य, पद्य, इतिहास, भूगोल आदि विषयों तक को बड़े रोचक ढंग से हृदयंगम करा सकती है। मतलब जो भी बात आपको सिखानी हो किसी भी आयु वर्ग के विद्यार्थियों को, यदि आप एक कहानी में उस बात को पिरो देते हैं, कहानी का रूप दे देते हैं, तो आप बहुत जल्दी उन्हें सिखा पाएंगे कोई चीज़। इसलिए कहानी की परंपरा भी बहुत पुरानी है, यानी कि कहानी जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ तभी से कहानी अस्तित्व में है। आपके ऋग्वेद हुए और या जो भी वैदिक काल से लेकर के आज तक सभी जो भी आप आदिकाल में जो भी आपको पद्यबद्ध रचनाएं मिलती हैं, प्रबंध काव्य मिलते हैं, सब एक तरह से कहानियाँ ही तो हैं। यदि ध्यान उनको देखा जाए, पढ़ा जाए, तो वो कहानियों के रूप में ही हैं। तो इसलिए आप कहानियों के माध्यम से, चाहे निरक्षर बच्चे हों, कोई भी हो, बच्चे हों बड़े हों, और के भाव प्रकाशन से लेकर गद्य, पद्य, इतिहास, भूगोल आदि तक विषयों को बड़े रोचक ढंग से आप बता सकते हैं। अब कहानी की परिभाषा मुंशी प्रेमचंद के शब्दों में, कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद के शब्दों में, कहानी या गल्प, कहानी को गप्प भी कहते हैं, गल्प भी कहते हैं, आख्यायिका भी कहते हैं। तो कहानी या गल्प एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। एडगर एलन पो, ये अमेरिकी कथाकार हैं, इनके अनुसार कहानी वह छोटी आख्यानात्मक रचना है जिसे एक बैठक में पढ़ा जा सके और जो पाठक पर एक समन्वित प्रभाव उत्पन्न कर सके। तो प्रेमचंद के शब्दों में क्या है, कहानी गल्प ऐसी रचना जिसमें जीवन के किसी एक अंग या मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। मतलब एक किसी के जीवन पे आधारित, मतलब या कल्पनात्मक हो या सच वास्तविक हो, लेकिन वो किसी एक घटना पर आधारित होता है मुख्यतः कहानी। जबकि जब एडगर एलन पो का कहना है कि कहानी वह छोटी आख्यानात्मक रचना है जिसे एक बैठक में पढ़ा जा सकते हैं। मतलब वो इतना रोचक होता है कि पाठक जब भी कहानी पढ़ना शुरू करता है तो उसे समाप्त करके ही उठता है, जो पाठक पर एक समन्वित प्रभाव उत्पन्न कर सके। कहानी लेखन के तत्व। कहानी लेखन में निम्नलिखित तत्वों का होना आवश्यक होता है। कथा वस्तु अर्थात प्लॉट, कहानी का प्लॉट क्या है, कथा वस्तु क्या उसकी रहेगी। चरित्र चित्रण, उस कहानियों में जो जो पात्र रखे गए हैं उनके चरित्र किस तरह से हैं, उनका चरित्र चित्रण होना चाहिए। कथोपकथन, वो पात्र आपस में क्या बातें करते हैं, क्या डायलॉग डिलीवरी होती है, उसे कथोपकथन कहते हैं। देश काल, एक कहानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखी गई है या भक्ति वाली कहानी लिखी गई है, पौराणिक कहानी है या आधुनिक काल की कहानी है, तो देश काल का भी ध्यान रखा जाता है कहानी लेखन में। भाषा शैली, जब आप देश काल का ध्यान रखेंगे अर्थात वैदिक कालीन अगर यदि कोई कहानी लिखी जा रही है तो भाषा शैली संस्कृतनिष्ठ होनी चाहिए। यदि आधुनिक कहानी लिख रहे हैं तो इस समय इंग्लिश मिक्स होता है, यानी कि इंग्लिश में लिखी जाती है, मतलब हिंदी और इंग्लिश मिक्स होती है, तो ये भाषा शैली होती है। और उद्देश्य, कहानी को आपको कहने का उद्देश्य क्या है, किस चीज़ का ज्ञान आप कहानी के माध्यम से देना चाहते हैं, तो एक उद्देश्य होता है कहानी का। तो ये 6 तत्व होते हैं कहानी के। लघु कथा, लघु कथा किसे कहते हैं, लघु कथा जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, लघु अर्थात छोटी तथा कथा अर्थात कहानी, अर्थात ऐसी कहानी जो एक पूर्ण कहानी से छोटी हो, लघु रूप में लिखित हो। लघु कथा वास्तविक रूप में एक छोटी कहानी नहीं है, यह कहानी का संक्षिप्त रूप भी नहीं है,
अपितु यह विद्या अपने एकांगी स्वरूप में किसी भी यह विधा अपितु यह विधा अपने एकांगी स्वरूप में किसी भी एक विषय या घटना या एक क्षण पर आधारित होती है। मतलब बहुत ही छोटा सा कोई दृश्य उत्पन्न, किसी दृश्य का आपने वर्णन कर दिया, छोटा सा वर्णन, तो वो ही लघु कथा के रूप में आ गई। वही बहुत सारी लघु कथाएं, आजकल लघु कथाओं का बहुत प्रचलन है, आप लोगों ने भी अवश्य पढ़े होंगे। डायरी लेखन, डायरी को क्या कहते हैं? डायरी को दैनिकी, दैनंदिनी, रोजनामचा, रोजनिशी, वासरी, वासरिया आदि नामों से भी इंगित किया जाता है। मतलब ये सब पर्यायवाची हैं डायरी के। जब कोई व्यक्ति पूरे दिन भर के जीवन की घटना को संक्षिप्त रूप में लिखता है, जिसे वो समय आने पर पढ़कर अपने अतीत की घटनाओं को याद कर सके, ऐसी रचना डायरी लेखन कहलाती है। कैसी रचना डायरी लेखन कहलाती है? जब पूरे दिन भर के जीवन की घटना को संक्षिप्त रूप में कोई व्यक्ति लिखता है, जिसे वो समय आने पर पढ़ सके, बल्कि डेट के साथ लिखता है डायरी में कि आज दिनांक ये है और दिन ये है और आज ये घटनाएं मेरे साथ घटित हुई। तो ये होता है डायरी लेखन। डायरी लेखन में साहित्यिक शब्दावलियों की कोई आवश्यकता नहीं होती, बल्कि लेखक डायरी में अपनी मौलिकता, अपने अनुभव व दृष्टिकोण उस दिन घटित घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में लिखता है। मतलब जब डायरी लिखता है तो कोई भी बात जो उस दिन हुई हो, उस परिप्रेक्ष्य में उसका अपना क्या व्यू है, वो क्या सोचता है उस बारे में, उसको भी वो वर्णित करता है। तो ये हुआ लेखन, डायरी लेखन। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। जो भी लोग देख रहे हैं ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने एजुकेशनल ग्रुप में ज़रूर शेयर करिए। और जितने भी लोग अभिलाषा हिंदी, जो भी लोग हिंदी हिंदी प्रवक्ता तैयारी चैनल के व्यूवर्स हैं, वो लोग ज़रूर अभिलाषा हिंदी एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, लिंक आपको मिलेगा। और आप यदि चाहें तो व्हाट्सएप पर भी जो ग्रुप बना है उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। अभिलाषा हिंदी एकेडमी के नाम से आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। और जो भी आपके प्रश्न हो, विचार हो, ज़रूर बताएं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।